हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की और यहाँ पर आपकी अरेंजमेंट क्लास है ये। तो चैप्टर 3 आपका जो चल रहा था साइंस में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। उन धातु और अधातुओं पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे यहाँ पर। आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे एक बार इस चैप्टर को अपने, ठीक है ना। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं में धातुएं आपकी क्या थी? अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो सारी तत्व आपके धातुओं की श्रेणी में आएंगे जिनको आप ठोस अवस्था में देख रहे हैं, जो विद्युत के सुचालक हैं, जिनमें एक लस्ट्रस शाइन आपकी है, जो करंट फ्लो होने देते हैं, अपने में से हीट को फ्लो होने देते हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं पर कठोर होते हैं जो। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज जिनमें आपको देखने को मिल रही है। साथ ही आघातवर्ध हैं, यानी मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। वो सारे तत्व आपके क्या होंगे? धातुओं की श्रेणी में आएंगे। तो फिजिकल स्टेट में आपने देखा, विद द एक्सेप्शन ऑफ मर्करी एंड गैलियम। देखो, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्सेप्शनल केसेस भी लेकर के चलते हैं, यानी 100% की बात नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है ना। मोस्टली की बात होती है, जनरली की बात होती है। मोस्टली, जनरली, ये वर्ड, सामान्यतः, अधिकांश, ऐसे वर्ड आपको यहाँ पर सुनाई देंगे, ठीक है ना। उनका अर्थ क्या होता है? उनका अर्थ ये नहीं होता है कि सारी चीजों की बात करें। सारी धातुएं होंगी, लेकिन उन सारी धातुओं में मोस्टली धातु, ज्यादातर धातुएं ये प्रॉपर्टी शो करेंगी। कुछ एक दो ऐसे होंगे जो अपवाद होंगे, यानी एक्सेप्शन में होंगे, ठीक है ना। तो वो अपवाद जो है, यानी एक्सेप्शन जो है, वो आपको याद करके रखने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है ना, क्योंकि उनसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो फिजिकल स्टेट में जैसे पहले ही बोल दिया, विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है? मर्करी है, गैलियम, और उसके आगे क्या बोला है? विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो किस अवस्था में है? वो द्रव अवस्था में है, रूम टेम्परेचर पर, यानी कमरे के तापमान पर। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इन एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी धातुओं की बात करें, वो सारी धातुएं ठोस अवस्था में हमें मिलती हैं कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर। ओके। लस्टर यानी कि शाइन की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक्स द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस इज कॉल्ड लस्टर, ठीक है ना। एक प्रकार की चमक होती है, उनके सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी को लस्टर कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्यू टू द पॉलिश्ड मेटल सरफेस, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये सारी जो धातुएं हैं, इनकी सरफेस बहुत चमकदार लगती है कि कोई पॉलिश करी हुई होगी, लेकिन वो नेचुरल शाइन होती है उनकी, ठीक है ना। मैलिएबिलिटी अगर हम देखें, आघातवर्ध्यता, धातु का आप कोई एक गुटका ले लो, कोई ब्लॉक ले लो और उसको आप हैमर से बीट करिए, हथौड़े से पीटिए, तो आपको क्या दिखाई देगा? वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? फैलना शुरू कर देगा, चपटा होना शुरू हो जाएगा। यानी थिन शीट में कन्वर्जन की एक प्रॉपर्टी उनमें हमें देखने को मिलती है, जिसको मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता कहा जाता है। ओके। एक्सेप्शन यहाँ पर भी मिलता है आपका, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक। जिंक आपका एक्सेप्शन है, जो कि कैसा होता है? फ्रेजाइल होता है। ओके। देन डक्टिलिटी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। वायर्स कैन बी मेड आउट ऑफ मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक विच इज फ्रेजाइल। ओके। जिंक फ्रेजाइल है, यानी कि टूटता है। तो जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, तन्यता जिसे कहा जाता है, उसका अर्थ होता है कि जो धातुएं होती हैं उनको अगर खींचा जाता है तो खींचने पर उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। जैसे आपने कॉपर की वायर देखी है, आपने एल्यूमिनियम की वायर देखी है, आपने आयरन की वायर देखी होगी, बहुत सारी धातुओं की वायर्स आपने देखी होगी, आपने सोने की तार देखी होगी, चांदी की तार देखी होगी। तो उनमें तन्यता का गुण है, इसलिए उनकी तार बनाई जा सकती है। अगर मोस्ट मेलिएबल धातु की बात करें तो वो सोना है, मोस्ट डक्टाइल धातु की बात करें तो वो भी सोना है, ठीक है। देन हार्डनेस, एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स जो कि आपके सोडियम एंड पोटेशियम हैं, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ऑल मेटल्स आर हार्ड। सारी धातुएं कठोर होती हैं मोस्टली। उनमें से सोडियम पोटेशियम जैसी धातुओं को हम अगर छोड़ दें, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं नेचर में आपकी, उनमें कठोरता का गुण आपका नहीं पाया जाता है। कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इनमें फ्लो होता है। लेड आपका यहाँ पर
एक एक्सेप्शन है, लेड इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर, उसमें ऊष्मा उतने अच्छे से आपका फ्लो नहीं होती है। आयरन, बिस्मथ एंड मर्करी आर लाइकवाइज पुअर कंडक्टर्स, ओके। वेयर जबकि आपका सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। डेंसिटी की बात करें, मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी एंड वेट अ लॉट, इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि ठोस अवस्था में आपको देखने को मिल रहा है, और ठोस अवस्था में जनरली पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, तो इनका घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। The densities of iridium and osmium are the greatest, whereas lithium has the lowest density. Okay? तो क्योंकि लिथियम की वेट भी सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी भी सबसे कम होगी, और अगर ऑस्मियम इरिडियम की बात करें तो इनकी डेंसिटी अधिक होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जनरली जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। बस सोडियम पोटेशियम जो सॉफ्ट धातुएं हैं उनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं जनरली, और सोनोरस होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है ना, यानी बजाने पर एक अजीब प्रकार की साउंड इनकी बनती है, ठीक है ना। चलिए, धातुओं के कुछ गुण, इन पदार्थों के भौतिक गुणों धर्मों की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान होता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहा जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं हैं। वहीं धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है, और सोना सबसे अधिक तन्य धातु भी है, ठीक है। देन आघातवर्धता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या आप बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स होते हैं। धातुएं विद्युत की भी क्या होती हैं, चालक होती हैं। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ाई जाती है। जो कंडक्टर है वो अंदर है, जो करंट फ्लो होने दे रहा है अपने में से, वो मेटल की वायर अंदर होती है, बाहर जो होती है वो कवरिंग होती है पीवीसी की या फिर रबर की, ठीक है, बेकेलाइट वगैरह आप लोग पढ़ते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहा जाता है। जैसे स्कूल की घंटी हो गया, मंदिरों में आपकी घंटियां होती हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो कि मेटल से बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए, ओके। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था पर पाई जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो जनरली जो धातुओं में गुण हैं जब वो आपको किसी तत्व में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसके ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं होंगी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट जनरली आपको ठोस और गैसीय अवस्था में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ब्रोमीन का एग्जाम्पल मिलता है जो लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलता है। नेचर आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से फ्रेजाइल हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैसे हैं, क्षण भंगुर, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है इनके ऊपर। कंडक्शन इनका देखें तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं नॉन मेटल हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपका कार्बन का एक अपर रूप है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। अधातुओं के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी आपकी अधातुएं हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पे पाई जाती है। जब अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन लिखेंगे, जब धातु पूछा जाएगा तो मरकरी लिखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस या फिर गैसें होती हैं या गैसीय अवस्था में मिलती है। आयोडीन अधातु है किंतु क्या है, चमकीला है, चमक है उसमें अपने आप में एक प्रकार की, जबकि बाकी अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुएं जनरली कुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी और विद्युत की भी, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक अपर रूप है, अधातु होने के साथ भी ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती, ठीक है। चलिए,
देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड आपके बनते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड बनने की। ओके, धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय प्रकृति होती है। जब वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल आपका प्रोड्यूस करेगा। वहीं पर कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ साथ क्षारीय प्रकृति भी दिखाते हैं, यानी कि अगर उनकी अम्ल से अभिक्रिया करो तब भी लवण और जल देगा, क्षार से अभिक्रिया करो तब भी लवण और जल देगा, ठीक है ना। ऐसे ऑक्साइड्स को आप उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें आपका एग्जांपल है एल्यूमिनियम का, जिंक का आता है, आपका टिन का आता है। तो ये इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ओके, देन रिएक्शन विद वाटर, मेटल की जो रिएक्शन होती है वाटर की इसके साथ, उसमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं, किसी किसी केस में ऑक्साइड भी आपका प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल वाटर से भी कोई कोई धातुएं अभिक्रिया करती हैं, कोई गर्म जल के साथ करती हैं और कोई आपका स्टीम के साथ यानी भाप के साथ अभिक्रिया करती है, क्योंकि तीनों रूप में है तो वाटर ही, बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तो अलग अलग तरह से ये अभिक्रियाएं करती हैं। देन धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से की जाती है तो धातु के क्लोराइड बनते हैं और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होती है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न आता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलती है। ओके, जब कोई धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करती है फिर क्या होता है, ठीक है, या धातु तथा धातु के बीच अगर अभिक्रिया हो रही है तब क्या होगा। जब धातु और धातु को किसी लवण के बीच अभिक्रिया होती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर देती है। इसको विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, कॉपर सल्फेट का विलयन था जिसमें कॉपर आपकी धातु है, उसमें जिंक एक अन्य धातु डाली गई तो होता क्या है, जिंक चूंकि आपकी अधिक अभिक्रियाशील है तो वो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देती है और अपना सोल्यूशन ZnSO4 का सोल्यूशन बना देती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब धातु को धातु के लवण में डाला जाता है तो होता क्या है, जो अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु को आपने डाला है तो वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित कर देगी और अपना यौगिक बना देगी। लेकिन अगर आपने उससे कम अभिक्रियाशील धातु को डाला है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी आगे, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सक्रियता श्रेणी वहीं से आती है जहां पर आप बोल रहे हैं कि अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, ये एक सीरीज है, बेसिकली एक श्रेणी है जहां पर धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो उसी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। वो सक्रियता श्रेणी आपने पहले चैप्टर में भी देखी है जहां पर जो धातुएं हैं वो इस तरह से अरेंज की गई हैं कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया होती है। देखो धातुओं की जनरली प्रॉपर्टी है, उनका गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को दान करने का और अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लाने का, ठीक है। ये भी आप धातुओं के गुणों में लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, धातु कैसे होते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे बियर करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति धातुओं की होती है। अधातुओं की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उन पर आएगा ऋणावेश, ठीक है। तो चूंकि धातु और अधातुओं की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करना चाह रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाह रहा है, तो इसी कारण से दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, जिसमें कि धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है उस केस में आयन्स उनके फॉर्म होते हैं और उनके बीच बनने वाला जो बंध होता है उसको आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध कहा जाता है। और उन बॉन्ड्स के कारण जो पूरा कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको आयनिक कंपाउंड आपका कहा जाता है। तो जब किसी धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होती है तो वहां पर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनके बीच में की बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक आपका बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत उच्च क्यों है गलनांक क्वथनांक, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा जब हमें उनको क्या करना होगा, मेल्ट कराना होगा या फिर आपका दूसरा बॉइल करवाना होगा, ठीक है ना, इस तरह से।
एक बहुत सिंपल सा आपका आयनिक कंपाउंड होता है NaCl, जिसको हम सभी लोगों ने देखा है। Na और Cl के बीच में आयनिक बंध आपका फॉर्म होता है, और किस कारण से बनता है, जब सोडियम आपका उसका जो बाह्यतम एक इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl को, जहां पर कि उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसको अष्टक पूरा करने में हेल्प करता है। और चूंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसके अष्टक में भी अब 8 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वो Na पॉजिटिव बना लेता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl नेगेटिव बना लेता है। ठीक है, तो सोडियम आपका चूंकि क्या है, धातु है, और क्लोरीन आपकी क्या है, अधातु है। तो धातु की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन दान करने की, और क्लोरीन की प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है ना, तो इस तरह से उन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से आयनिक कंपाउंड बना, जिसको आपने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यहाँ पर नाम दिया। ठीक है, चलिए, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये सारी आपने विक्रियाएं देख ली हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपको कैसे दिखाई देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, गलनांक क्वथनांक इनके कैसे उच्च हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस उनके बीच में होते हैं। घुलनशीलता देखें तो जल में ये घुलनशील होता है, आपने नमक देखा है ना, नमक जल में घुल जाता है, तो उसी तरह से सारे आयनिक कंपाउंड जल में घुल जा रहे हैं आपके। और कुछ अन्य विलायकों में ये घुलनशील नहीं होते हैं। विद्युत की चालकता की बात करें तो जब ये ठोस अवस्था में है तो तब ये बिल्कुल भी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें, यानी कि विद्युत के कुचालक की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में आपको आयनिक कंपाउंड दिख रहा है या फिर उसके एक्वा सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है, तो फिर ये करंट फ्लो होने देते हैं, यानी कि ऊष्मा के, यानी कि विद्युत के उस समय क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं या सुचालक आपका होते हैं। ठीक है ना, धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सारी धातुएं जो हमारी हैं जनरली वो भूपर्पटी से ही हमें प्राप्त होती हैं, धरती की सतह से प्राप्त हो रही हैं। धरती की सतह से सबसे पहले हमें जो भी पदार्थ मिल रहा है उसको हमने खनिज नाम दिया, जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है उसको हमने क्या कहा, खनिज का, जो तत्व हो सकता है या आपका यौगिक हो सकता है। देन हमने क्या बोला, उन खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे हो सकते हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और आसानी से उसको निकाला जा सकता है वहां से, तो उन सभी को अयस्क आपका कहा जाता है। ठीक है ना, तो सारे खनिज जो हैं उन खनिजों में से कुछ ही खनिज आपके क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। तो आपने पढ़ा भी है कि सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। 10 पत्थर निकाले आपने, 10 में से 4 ही पत्थर में आपका अगर धातु के पाए जाने की संभावना है और उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं वहां से, तो वो 4 ही आपके अयस्क होंगे। लेकिन वो चारों अयस्क हैं, लेकिन चारों ही खनिज की कैटेगरी में आपका आते हैं। ठीक है, तो अब निष्कर्षण में, यानी कि धातुओं को उस अयस्क से प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हम उसका समृद्धिकरण पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं, आपका निष्कर्षण का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अयस्क मिलता है और अयस्क का क्या किया जाता है, समृद्धिकरण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है या शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है ना, यानी बेसिकली उस अयस्क पे कोई भी गंदगी जो होगी उसको हटाया जाएगा। मिट्टी है, कीचड़ है, मैग्ने क्या बोलते हैं आपका आयन वगैरह है, या कोई और अन्य चीज है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वहां से या साफ कर सकते हैं उसको। फिर हमें देखना है कि धातु आपकी कौन सी कैटेगरी की होगी। उसको क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में हम बांटेंगे, एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, एक मध्य की क्रियाशील धातुएं और एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो इस कैटेगरी में हम उनको क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारी धातु कौन सी कैटेगरी में आ रही है, फिर हम वही प्रोसेस यूज करते हैं उसके निष्कर्षण के लिए। तो अगर हाई रिएक्टिविटी की मेटल होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसका, मॉल्टन ओर का, और आपका प्योर मेटल आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर मध्य अभिक्रियाशील धातु है तो या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में होगी या सल्फाइड की फॉर्म में होगी। कार्बोनेट से उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, सल्फाइड से भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन कराना इजी होता है और उससे धातु को प्राप्त करना आसान होता है। तो कार्बोनेट को जब भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पर जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, या कार्बोनेट से ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए जिस विधि, जो विधि आपकी, उसको कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहा जाता है। और सल्फाइड ओर को जब ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा तो जो आपकी विधि है उसको रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहा जाता है। ठीक है, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, अपचयित किया जाएगा और आपका मेटल प्राप्त हो जाएगी। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर की फॉर्म में, उनकी भी रोस्टिंग होगी, ऑक्साइड में कन्वर्जन होगा, रोस्टिंग होगी, मेटल में कन्वर्जन होगा, देन रिफाइनिंग होगी।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखा धातुओं का निष्कर्षण अभिक्रियाशीलता के आधार पर प्रश्न आया था आपका। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को कितने वर्गों में बांटते हैं? तो 3 वर्गों में बांटते हैं, निम्न अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, जिसको इनरिचमेंट ऑफ ओर भी होता है। ओर इज एन इम्प्योर मेटल, और आपका क्या होता है, एक अशुद्ध धातु होती है, और इससे इसको हमने शुद्ध करना होता है। तो बेसिकली हम अयस्क को साफ करते हैं वहां पर। बिफोर द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दीज कंटेमिनेंट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ओर, जो कि क्या हो सकते हैं, सच एज सैंड, स्टोनी मिनरल्स, लाइमस्टोन, माइका एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारी चीजें वहां पर उपस्थित हो सकती है, तो इनको हमें हटाना होता है। जो अशुद्धि वहां पर पाई जाती है अयस्क में, उसको गैंग कहा जाता है आपका, ठीक है ना। So the procedure of separating the gangue from the ore are based on the physical or chemical differences between the gangue and the ore. The ore is the first crushed to a powder. पहले सबसे पहले इसको पीसा जाता है. Physical techniques such as hydraulic washing, froth flotation and magnetic separation as well as chemical processes are used to separate the crushed ore depending on the type of the ore and its impurities. Ore concentration is sometimes known as ore dressing और enrichment, ठीक है ना। क्या बोला गया, सबसे पहले उस ओर को बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, देन हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अयस्क में पाए जाने वाले जो अलग अलग तत्व हैं उनके, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर उसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एनरिचमेंट की प्रोसेस आपका यूज करेंगे या मेथड यूज करेंगे, जिसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग हो सकता है, फ्रथ फ्लोटेशन हो सकता है, या मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य केमिकल प्रोसेस हो सकती है जिसके द्वारा आपको उस ओर को कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू ले जा करके आपका साफ करना है, शुद्ध करना है, और इसी को इनरिचमेंट भी कहा जाता है और ओर ड्रेसिंग भी आपका कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अयस्क के सांद्रण के बाद हम देखते हैं कि अयस्क कौन सी किस प्रकार की है। तो सबसे नीचे जो सक्रियता श्रेणी में आने वाले धातुएं हैं, जैसे कि मरकरी का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको क्या किया गया, मरकरी का गैस है, वायु की उपस्थिति में से गर्म किया जाएगा, तो ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, और वह अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है, ठीक है ना। तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं को मात्र गर्म करने पर ही धातु की प्राप्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। मिडिल रिएक्टिविटी में जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में है, तो सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं, तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा आपका ऑक्साइड में यहाँ पर बदला जाता है। इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति यहाँ पर की जाती है। तो देखो, जैसे जिंक सल्फाइड है आपके पास, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी अलग हो जा रही है। तो यही रोस्टिंग है, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्जन आपका क्या है, रोस्टिंग है। देन इसी को भर्जन कहा जा रहा है आपका। देन आपका निस्तापन या कैल्सिनेशन क्या है, जो जिंक कार्बोनेट है, सपोज आपका कोई भी कार्बोनेट हो सकता है धातु का, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसी को क्या कहा जा रहा है, निस्तापन कहा जा रहा है। ये इसको भी गर्म किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंट होती है, ठीक है ना, एयर की अब्सेंस में, या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में यह अभिक्रिया कराई जाती है। और जो आपका इम्प्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। निस्तापन आपका वायु की अनुपस्थिति में हो सकता है। जो सांद्रित अयस्क है, यानी कि जो आपका कार्बोनेट है या हाइड्रोक्साइड है, उसको उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में आपका बदला जाएगा, और इसी को आपका कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन कहा जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का दिखाया गया है, आपका लेड कार्बोनेट का दिखाया गया, जिंक कार्बोनेट का दिखाया गया, ठीक है। देन जो अयस्क का ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ है आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो आपको उसका क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है। तो रिडक्शन के लिए हम लोग कार्बन का यूज करते हैं यहाँ पर, और जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की अभिक्रिया कराई जाएगी, तो वो क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को बेसिकली यहाँ से हटाना, ओके। और कभी कभी विस्थापन अभिक्रियाओं को भी धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग किया जाता है, जहां पर उच्च क्रियाशील जो धातुएं हैं उनको डाला जाएगा, और वो क्या करेंगे, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को वहां से अलग कर देगी और अपना एक यौगिक बना देगी, ठीक है। बोलो भाई।
थर्मिट रिएक्शन की बात यहाँ पर की गई है। थर्मिट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट किसको लिया जा रहा है, एल्यूमिनियम को लिया जा रहा है। इट इज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये जनरली एक्सोथर्मिक नेचर की भी होती है। और यहाँ पर जैसे आयन का ऑक्साइड था आपके पास, उसमें Al डाला गया, एल्यूमिनियम चूंकि आयन से अधिक अभिक्रियाशील है तो उसने आयन को हटा दिया और अपना ऑक्साइड बना दिया। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपका चल रहा है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी अपचयन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और लास्ट में आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस आपने यहाँ पर देखा था, विद्युत अपघटनी परीक्षण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने यहाँ पर देखी थी। विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी आप लोग इसे कहते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि एक एनोड और कैथोड बनाई गई है। एनोड है अशुद्ध कॉपर की, कॉपर का एग्जाम्पल लिया गया है, और जो कैथोड है आपकी वो शुद्ध कॉपर की बनी हुई है। अब होगा क्या, जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो एनोड है वो टूटेगा, यहाँ से आपका Cu2 पॉजिटिव निकलेगा और वो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड आपकी ऋणावेशित है तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा शुद्ध, और जो उसमें अशुद्धियां होंगी वो यहाँ उसी के नीचे एनोड पंख के फॉर्म में आपका यहाँ पर जमा हो जाएंगी, ठीक है। इसी को आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहा गया है। और एक है इसमें धातुओं का संक्षारण। जो धातुएं होती हैं जनरली वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की प्रेजेंस में आपका उन पर उनका जो ऊपरी जो नेचुरल कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपका लोहा है वो रेडिश ब्राउन कलर का होने लगता है, जो कॉपर है आपकी वो ग्रीन कलर की होने लगती है, सिल्वर जो है आपका वो ब्लैकिश होने लगता है। तो ये सारा क्या है, उन सभी का कोरोजन हो रहा है, यानी कि संक्षारण किया जा रहा है, ठीक है ना। संक्षारण हो रहा है यानी कि एनवायरमेंट में। ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका ऑक्सीकरण होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हो रहा है। और एक बार किसी पर आपका किसी का कोरोजन हो गया स्टार्ट तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता, बस उसको पहले रोकने के कुछ सावधानियां हैं जो बढ़ती जाती हैं। इसमें लोहे पर जंग लगना हम लोग बहुत कॉमन है, हमारे आसपास देखा जाता है। पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, गैल्वेनाइजेशन द्वारा या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा मिश्र धातु बना करके संक्षारण की रोकथाम की जाती है, ठीक है ना। यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन, जिसमें मोल्टन जिंक में आपका लोहे को डाला जाएगा। जब लोहे को बाहर निकालेंगे तो उसमें जिंक की एक परत चढ़ जाएगी। अब जिंक की परत जो है वो लोहे को बचाएगी किससे, ऑक्सीजन से, एनवायरमेंट में जितनी आपकी नमी है उससे, तो उसका संक्षारण नहीं होगा। मिश्र धातुओं में इनको बदला जाता है। मिश्र धातुओं में बदल करके आपका क्या होता है, जो धातुएं होती हैं उनको मिश्र धातु में बदल दिया जाता है, जिससे उनके गुणों में सुधार हो सकता है। पेंट करके हम लोग इनको बचा सकते हैं जंग लगने से। ग्रीसिंग की जाती है जिससे नमी के संपर्क में लोहा नहीं आ पाता है और फिर संक्षारण नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर मेटेलॉइड्स यानी कि जो आपके मेटेलॉइड्स की जगह आप अलॉयज लिखेंगे, मिश्र धातु, ठीक है ना। अलॉयज आपके क्या होते हैं, जब धातु या धातु के साथ अन्य किसी तत्व को मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आपका अलॉय कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु यहाँ पर कहते हैं। अलग अलग यहाँ पर आपने मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा है और बहुत सारे आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर देखे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमने पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज किया यहाँ पर। अभी भी आपका कोई डाउट होगा इस चैप्टर को लेके, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम एक और नए चैप्टर के साथ आएंगे। और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।